सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि इस वक्त मुख्तलिफ जलसों से ख़िताब कर रहे हैं और कई अहम मामलात पर उन्होंने बात भी की है और कई सियासी जमातों से मुतालिक उनके जो इल्ज़ामात सामने आए हैं और आने वाले इलेक्शन से मुतालिक जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जो मशवरे उन्होंने दिए हैं इस वक्त सीनियर सियासतदानों को, उस पर बड़ी खुलकर गुफ्तगू आसिफ अली ज़रदारी साहब ने की और उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें एक तज़ाद पाया जाता है, जिसमें कि दोनों की राय में एक इख्तलाफ पाया जा रहा है। आसिफ अली ज़रदारी ने एक बात की कि इस वक्त शायद वो नहीं समझते कि कोई भी सियासी जमात 172 का जो एक हिंसा मैजिकल फिगर है वो हासिल कर सकती है और उन्होंने कहा कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो, लेकिन हम बिलावल साहब की कैंपेन में देख रहे हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आने वाले इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। तो एक रियलिटी चेक के मुताबिक ज़रदारी साहब ने शायद गुफ्तगू की और इसके अलावा जो मशवरे बिलावल साहब इस वक्त सीनियर सियासतदानों को दे रहे हैं उस पर उन्होंने ये कहा कि बिलावल साहब अभी मुकम्मल ट्रेन नहीं है। अगर वो मुकम्मल ट्रेन नहीं है तो फिर क्या वो पाकिस्तान आने वाले इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हो सकते हैं जो अभी सियासत के असरार व रमूज़ सीख रहे हैं, सियासत की टेक्निकलिटीज़ को अभी मुकम्मल तौर पर अगर सीखे नहीं हैं तो फिर क्या आने वाले इलेक्शंस में बिलावल साहब ही कैंडिडेट होंगे या फिर चूँकि 4Ps यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं और टिकट भी उन्होंने ही देना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, तो फिर क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़ुद को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट तस्वुर इस वक्त कर रहे हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज के पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। कुछ और भी अहम मौज़ूआत पर मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। शाज़िया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर हैदर साहब सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में मज़ीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो शाज़िया साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो ज़रदारी साहब का जो इंटरव्यू है, क्या उन्होंने बिलावल साहब की तमाम तकरीरों को, तमाम बातों को एक तरह से डिसओन कर दिया है? तजुर्बे की कमी है, अभी ट्रेन नहीं है, आने वाले इंतखाबात में टिकट भी उन्हें ज़रदारी साहब से लेना है, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं भी या नहीं हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी? तरह ये होगा कि लोगों को चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अपनी पसंद की एक आध लाइन कोट कर देने से जो उनका इंटरव्यू है उसका जो समर है या उसका जो खुलासा है वो बदलेगा नहीं। ज़रदारी साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में बहुत कठिन और सबसे ज़्यादा लंबी जेल काटी है और अपने तजुर्बात की रोशनी में वो बात करते हैं। पाकिस्तान के वो सदर रह चुके हैं और कल का उनका इंटरव्यू जो था वो उसमें बहुत सारी बातें थी, उसमें बहुत सारे अहम इश्यूज पर बातें की गई और जहां आपने बात की है कोई इख्तलाफ का तासुर दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। यकीनन उनका तजुर्बा और उनका जो एक पूरा स्ट्रगल है वो अपने स्ट्रगल की रोशनी में भी बात करते हैं, लेकिन जमात की जो आइडियोलॉजी है या जमात का जो मैनिफेस्टो है उससे हटकर कोई बात नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने बिलावल साहब की जो भी कैंपेन चल रही है और आपने देखा है कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी सियासी एक्टिविटी है या मोबिलाइजेशन का अमल है पॉलिटिकल सतह पर तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आवाम के अंदर पीपल्स पार्टी पाई जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहले सिंध में थे, सिंध के उन्होंने बाय रोड दौरा किया, पंजाब गए, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में उनकी एक पूरे हफ्ते की एक्टिविटी थी, वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया, जलसे किए और इंडिविजुअल सतह पे लोगों से मिले और बड़ा इस वक्त जो है वो ग्राउंड वर्क पीपल्स पार्टी का। और शाहिद साहब अभी वो दुबई चले गए हैं और ज़रदारी साहब भी दुबई जा रहे हैं, तो अब वहाँ भी एक तासुर जन्म ले रहा है कि कल ज़रदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, कल वो ऑन एयर हुआ और आज पहले पहरी बिलावल साहब वो पहले भी जा चुके हैं और मुताबिक मतलब दुबई जा चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि उनकी फैमिली के कुछ लोग दुबई में भी मुकीम हैं और हर बंदा अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। आप भी मिलना चाहते होंगे, अगर मेरी फैमिली कोई और रहती है शहर से बाहर तो मैं भी मिलना चाहती होंगी। तो उन्होंने अपना जो उनका पर्सनल टाइम है उससे अपनी फैमिली से मिलने का प्लान बनाया, उनके प्रोग्राम में ये शामिल था। वो दुबई रवाना हुए, उनके शेड्यूल में मौजूद था कि वो दुबई जा रहे हैं। लेकिन जो हैरान की बात ये है
कि वो जिस तरीके से बात को बनाया गया, क्योंकि वो अचानक चले गए, ठीक है मैं समझती हूँ बात कभी सनसनी क्रिएट की जाती है क्योंकि वो न्यूज बन जाती है। तो ये बस मैं एहतरामन ही अपना पॉइंट रख सकती हूँ कि इसमें कोई सनसनी नहीं है, कोई ख्याल आराई की जरूरत नहीं है। जरदारी साहब की भी फैमिली मेंबर हैं जो बिलावल साहब। अच्छा शाजिया साहब, ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसके हवाले से जिस तरह जरदारी साहब ने कल जवाब दिए तो वो तासुर तो बिल्कुल ही ज़ायल हो गया, जो कि आप समेत बहुत सारे तमाम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बनाते हैं कि ये नून लीग की एक्सटेंशन है गवर्नमेंट की। ये निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब इस वक्त नून लीग को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पूरा एक निज़ाम चल रहा है जो कि नून लीग को फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये पंजाब की निगरान हुकूमत की हद तक तो उन्होंने क्लियर कर दी है इस बात को। देखिए जरदारी साहब बहुत एक मतलब एक जिस तरह उनकी हमेशा से आपको पता है कि वो हक के तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं और अपने ऊपर होने वाली तनकीद यहाँ तक कि गाली का भी जवाब नहीं देते। लेकिन जब बिलावल साहब और बल्कि जरदारी साहब भी ऑन ग्राउंड पंजाब में होते हैं तो हमारे जितने साथी और कारकुनान हैं उनको जो शिकायत है वो उनको पहुँचाते हैं, बताते हैं। ये और बात है कि जितनी भी हमें रिजर्वेशन हैं, जितनी भी हमें शिकायत मौसूल होती है, डिस्पाइट दैट हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हम पूरे 5 बरस इलेक्शन मोड में रहते हैं ना जी, क्योंकि आवाम के साथ राब्ता तो खत्म नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता कि 5 साल पहले वोट लिया और उसके बाद कोई काम ही नहीं करे अपने अपने हल्कों में, ही लोगों से मिले नहीं, 5 साल बाद जो है फिर हम जाने भी वाली पोजीशन में नहीं होंगे। देखिए जमात के साथ पंजाब में यही हो रहा है। तो अब मेरा मशवरा तो आपके तवज्जुह से बतौर कारकुन यही है कि जो सियासी जमात वोट के दम पर इक़्तिदार चाहती है और अवाम के वोट के दम पर इक़्तिदार चाहती है तो उसको अवाम में काम करने की जरूरत है, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो। ठीक है शाजिया साहब, इससे पहले मैं नादिया साहब की तरफ जाऊँ, एक आखिरी सवाल आपसे। ये इस वक्त जो जरदारी साहब ने तज्जिया किया को और आपके दीगर शुरका को, जी ये एक जो आपने इस वक्त जरदारी साहब ने एक तज्जिया किया कल कि 172 सीटें इस वक्त वो किसी एक सियासी जमात को लेते नहीं दिख रहे, तो आपने भी कहा कि 5 साल आप लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं, आवाम में जाते हैं, 5 साल काम करने के बाद भी आप इस पोजीशन में नहीं है कि 172 सीटें ले सकें। देखिए बात ये है, हमें तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो सारी कहानी बदल जाएगी ना, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। इसकी वजह से हमें ये तो नहीं है कि हम घर बैठ जाते हैं, हम जाते जरूर है, मैदान में उतरते जरूर है, लेकिन अपने खर्चात का इजहार करते हैं। 2013 के आरओ इलेक्शन से उनके नताइज जरदारी साहब ने बड़े भारी दिल से कबूल किए। इसके बाद 2018 में आरटीएस इलेक्शन से उसके भी नताइज जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने बहुत ही मतलब एक हैवी हार्ट से लिए, कबूल किए, क्योंकि वो चाहते थे कि इस मुल्क का कोई जो निज़ाम है या माहौल है वो खराब ना हो और सियासी लोगों के ऊपर वही जो पुरानी तनकीद है कि ये लड़ते रहते हैं वो ना हो, हम मुल्क के लिए काम करें, अवाम के लिए काम करें। आज भी बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मेरा किसी जमात या शख्स से हिस्सा नहीं है, मेरा जो असल मसला या मेरी असल जंग है उस मुल्क के मसाइल से, बेरोजगारी से, महंगाई से, गुर्बत से, मेरी इन चीजों से जंग है, दहशतगर्दी से। और वो सबको दावत दे रहे हैं कि जी तकसीम और नफरत की सियासत को छोड़िए, ये पुरानी रिवायत है, ये पुरानी रवायती सियासत को छोड़े। लोगों ने रद्द कर दिया है। आज का नौजवान जो 60% से ज्यादा इस मुल्क में वो तंग आ चुका है लड़ाई झगड़ों को, गाली गलौज को। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया शाजिया साहब। नादिया साहब, ये कल आपने जो इंटरव्यू देखा जरदारी साहब का, ये उसके बाद आपको कोई हैरत हुई कि बहुत सारी बातों में जरदारी साहब की राय बिलावल साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है और फिर अब वो खुलकर आकर उस राय का इजहार भी कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन के बाद अभी कुछ फैसला नहीं हुआ कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट भी होंगे। तो ये जो अटेंशन बिलावल साहब इतने जलसों के बाद नहीं हासिल कर सके, वो जरदारी साहब ने 2 घंटे के इंटरव्यू में हासिल कर लिए। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई भी चले गए। देखिए शाजिया मरी साहिबा की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सही के ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगी और वो अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर बयान करेंगी, अपना बयानिया देंगी जो पार्टी का बयानिया उनका काम है। ज़ाहिर है वो पार्टी मेंबर है, पार्टी को डिफेंड करेंगी। हमारा काम है जर्नलिस्टिक व्यू से देखना चीजों को और उसको बयान करना। जरदारी साहब वो शख्सियत हैं, मुल्क के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कि वो रेगुलर टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं आते, वो हर दूसरे एंकर के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं बैठे होते, उनको इतना एक्सपोजर रिक्वायर्ड नहीं होता।
वो जब टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं जब उसकी जरूरत होती है, वो तब वो इंटरव्यूज देते हैं जब उनको कोई खास मैसेज आगे कन्वे कराना होता है। और बहुत सारे, हामिद मीर साहब बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, वो सॉरी जर्नलिस्ट हैं, उनकी बहुत अच्छी एक जिसको कहना चाहिए केमिस्ट्री मैच होती है जरदारी साहब से। बहुत सारे ऐसे सवाल, अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी ये वो, तो उन्होंने कहा कि जी 2 पीपल्स पार्टी है, पीपीपीपी और पीपीपी, और उसका मैं हूँ उसका। क्या हामिद मीर साहब को ये पता नहीं था? डेफिनेटली पता था, लेकिन जिस तरीके से सवाल हुए और जिस तरीके से जवाब हुए, तो एक मैसेज कन्वे करवाना जरूरी था और वो मैसेज कन्वे हो गया। सबसे बड़ी बात ये कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी जो पूरी आपकी इलेक्शन कैंपेन को रन कर रहे हैं, वो पंजाब जा रहे हैं, वो बलूचिस्तान तो नहीं, केपी गए हैं, उनको आप कह रहे हैं कि वो भी ट्रेन नहीं है। ये कह रहे हैं कि जी अक्सर घर के बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं। फिर आप उस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि वो जितना भी बोल रहे टिकट तो बिलावल को भी मैंने देना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफा नहीं, देखिए एक दफा होता है ना, आपने किसी जमात को एक निशाना बना दिया, नाम लेके मियां नवाज शरीफ साहब। सही। अच्छा नादिर साहब, आपकी आवाज़, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं, आपका कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है, आपकी आवाज़ अभी सही तौर पर नहीं आ पा रही, तो ये आप अपना पॉइंट ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा। ज़मीर साहब, आपका इस पर क्या फर्स्ट रिएक्शन था? ये गुड कॉप बैड कॉप वाली एक स्ट्रेटजी है, या ये जो नज़रियात का इख्तिलाफ हमें नज़र आ रहा है ये वाकई एक हकीकी इख्तिलाफ है, और आगे जाकर फिर ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कोई दरार वाली सिचुएशन तो नहीं पैदा होने वाली? देखिए, दरार वाली पोजीशन सिचुएशन मेरा तो नहीं ख्याल कि इस तरह की दरार वाज़े तौर पर डिक्लेयर होगी। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसी खबरें आई थी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हुए हैं और वो बातचीत नहीं कर रहे, बोलचाल उनकी बंद है। यकीनन होते हैं इख्तिलाफात, और कल आसिफ अली जरदारी ने भी बड़े वाज़े तरीके से ये बोला कि आजकल के बच्चों के सामने जो है आप अपनी धौंस नहीं जमा सकते। वो ये कहते हैं कि जनाब आपके ज़माने में ऐसा नहीं होता था, अब हमारा ज़माना है और ये सही है, ये गलत है। और उन्होंने माना भी, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपको बच्चों की माननी पड़ती हैं। फिर जरदार आसिफ बिलावल के मुतालिक उन्होंने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अभी कम है। एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है, और वो अंडर ट्रेनिंग है। और अगर अंडर ट्रेनिंग वो 16 महीने फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, तो उस वक्त भी मैं ये कहता था कि ये बिलावल भुट्टो की इंटर्नशिप हो रही है। और मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि अगले 5 साल भी बिलावल भुट्टो की इंटर्नशिप ही होगी। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती भी है तो बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे। अच्छा, तो ये जो है वो तो एक चीज है, क्योंकि मेरा ख्याल है जो जिस किस्म की बातें आज जरदारी साहब इसका मतलब जरदारी साहब इस इंटरव्यू के जरिए ये मैसेज दे रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी होंगे, ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब खुद प्राइम मिनिस्टर भी मेरा ख्याल में नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि वो समझते हैं कि पीछे बैठ के चीज़ों को चलाना ज़्यादा बेहतर होता। और जैसा कि हमने देखा 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठकर बेसिकली हुकूमत चला रहे थे। हालांकि वो ताकत उन्होंने सारी जो है अपनी दे दी थी वो 18th अमेंडमेंट के तहत, लेकिन वो अपनी हुकूमत तो चला रहे थे, मामला तो चला रहे थे। जहां पे नाराज होते थे, उनके 2 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चेंज हुए। वो क्यों हुए थे? वो जरदारी साहब ने किए थे, यूसुफ रजा गिलानी ने तो नहीं किए थे। शहरी रहमान साहिबा को बदला, फिर कमर ज़मान पर सबसे पहले शायद मुझे जो याद पड़ता है फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मिनिस्टर रही इंफॉर्मेशन की उनकी। तो ये, लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी वाले एक तरफ तो ये बता रहे हैं हमें कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सिंध में भी उस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, चाहे जाए कि पूरे पाकिस्तान में। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुतालिक कि ये कोई भी नहीं जानता, मैं जानता हूँ, वो अभी भी मेरा बेटा है और कोई मसाइल नहीं है, वो किसी को फेवर नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जो सीट की रिक्वायरमेंट है वो ये अलाउ नहीं करती। ये चीज भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन तमाम चीजों को देखते हुए वो फिर कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। अब ये सरप्राइज जो है ये मुझे समझ नहीं आता कि ये सरप्राइज कैसे और कहां से नजर आएगा, क्योंकि तमाम पाकिस्तान
की बड़ी जमातें सिर्फ अभी तक भी सिर्फ एक जमात से घबराई हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे परेशान हैं। सही। अच्छा जमीर साहब, सरप्राइज की भी वो बात कर रहे हैं और एक जाने फिर वो ये भी कह रहे हैं कि 172 सीटें कोई जमात नहीं ले सकेगी, तो फिर ये सरप्राइज किस तरह का होगा? मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ, नादिया भी रिकनेक्ट हो गई है, तो नादिया साहब ये आपका पॉइंट भी अधूरा रह गया था, उसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा। और फिर जिस मैसेज की आप बात करेंगे वो क्या मैसेज था? क्या वो ये मैसेज था कि बिलावल साहब आने वाले सेटअप में अगर पीपी जीतती भी है तो वो वजीर आजम नहीं होंगे? जमीर साहब फरमा रहे हैं कि जरदारी साहब खुद भी ये पोजीशन नहीं लेंगे, तो फिर वो कौन सी मरकजी सियासी शख्सियत हो सकती है पीपल्स पार्टी में जो फिर बिलावल भुट्टो साहब के लिए काबिल कबूल हो वजीर आजम के तौर पर? क्या वो गिलानी साहब होंगे, राजा परवेज अशरफ साहब हो सकते हैं? नहीं, देखिए ये तो मेरा ख्याल है कि इसका पीपल्स पार्टी तो इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो हुकूमत बना सके। और मैं आपको ये भी बताऊं बाप के जो ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू होती है या ऑफ द रिकॉर्ड जो मुलाकातें होती हैं उसमें पीपल्स पार्टी इस चीज को रियलाइज कर चुकी है। उनके बड़े सीनियर लोग ये बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे, तो ये बात तो सख्त है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो जरदारी साहब है ना, जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, जरदारी साहब को पता है कि ये जो प्रेसिडेंट हाउस है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, चाहे वो हुकूमती जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उनके रास्ते कहाँ से होकर गुजरते हैं। अब मामला ये है कि आप पूरी कैंपेन चला लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे, लेकिन हमें और आपको भी पता है और उनको भी पता है कि वो नहीं बन सकते। बट दूसरी तरफ एक ऑप्शन अभी जरदारी साहब खुला रखना चाह रहे हैं, वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि चाहे नून लीग के साथ भी नून लीग भी हुकूमत बना ले, लेकिन नून लीग के साथ इतना आगे तक ऐसे बयानात नहीं देने, इसलिए कहीं ना कहीं वो उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं कि ऐसे बयानात नहीं देने जो उनकी प्रेसिडेंट हाउस तक जाने में रुकावट बन सके। अच्छा। जरदारी साहब जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड मूव चल रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं भी बनते वजीर आजम, तो कम से कम मैं दोबारा से जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने का शर्त हासिल करूं और एक दफा फिर प्रेसिडेंसी में जाऊं। इसका मतलब तो, नादी साहब अगर जरदारी साहब के माइंड में ये है कि प्रेसिडेंटशिप उनके पास हो, प्राइम मिनिस्टरशिप पीएमएल इनके पास हो, तो फिर मुल्क में ऑपोजिशन जमात कौन सी होगी? चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल महदूद हो चुकी है। जरदारी साहब अगर प्रेसिडेंट होंगे नादिया साहब, तो फिर बिलावल साहब ऑपोजिशन लीडर कैसे? जी जरदारी साहब अगर प्रेसिडेंट होंगे तो बिलावल साहब ऑपोजिशन लीडर फिर कैसे बन सकते हैं? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है फिर ऑपोजिशन में तो नहीं होगी। जी नादिया साहब, आपको आवाज आ रही है? बिलावल साहब ऑपोजिशन लीडर ही तो बनेंगे ना, लेकिन अगर जाहिर सी बात है नहीं, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मेरा ख्याल है कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं ये कहूँगी डेफिनेटली अगर वो वजीर आजम नहीं बनेंगे तो फिर वो ऑपोजिशन लीडर बनेंगे। जो पीटीआई की सूरत हाल है वो हमारे और आपके सामने है। मैं नहीं कहती कि वो कुछ अपना शेयर नहीं ले पाएंगे आगे, लेकिन कितना ले पाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट अगेन पीपल्स पार्टी, मैं तो उन लोगों की बात बता रही हूँ जो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए गए हैं, और मेरी हमारी भी बात होती है, मुलाकात होती है, तो वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो वजीर आजम ना सही लेकिन अपोजिशन लीडर जरूर बनेंगे। अच्छा, तो ज़मीर हैदर साहब, ये आपको भी लग रहा है कि क्या जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि अब आने वाली जो सबसे बड़ी पार्टी होगी हुकूमत में, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही होगी? हमने आज सरफराज भुट्टी साहब की जो गुफ्तगू सुनी वो भी उस वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो उनका माजी में बयान था जब मियाँ साहब वापस नहीं आए थे। उस वक्त वो कह रहे थे मियाँ साहब वापस आएंगे तो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आज वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब पर जो केसेस थे वो बेबुनियाद हैं, उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो इस बुनियाद पर उन पर केस बनाया गया। उनकी भी राय बदल रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जरदारी साहब की सूरत में, उनकी बयानी की सूरत में बिल्कुल मुख्तलिफ और बदला हुआ सामने आया। देखिए, ये एक बड़ी वो कहा जाता है कि अंग्रेजी की कहावत है कि देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। तो ये अभी जब चीजें सामने आएंगी तो ज्यादा क्लैरिटी से चीजें सामने आती जाएंगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने दो बातें और जो की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिनको मैं समझता हूं कि उसको भी एज ए सिग्नल समझना चाहिए। एक तो जो मैं पहले बता चुका हूं कि हम सरप्राइज देंगे। अब ये सरप्राइज के ऊपर वो किस तरह, किस तरीके से और किन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये अभी किसी को भी नहीं मालूम। फिर दूसरी बात ये है कि जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत आगे चल के भी हमें इकट्ठे बैठना पड़ेगा, 172 क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी, सिंपल मेजॉरिटी कोई भी लेके आएगा
और उसके साथ फिर बड़ी जमातें या छोटी जमातें मिलकर हुकूमत बनेगी। उसमें तो उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है हम पावर में हो और हम फिर इन लोगों को साथ लेके आए। आप ये क्यों जरूरी समझते हैं कि PMLN लीड कर रही हो फेडरल गवर्नमेंट और हम उनके अलाइड हों? हो सकता है कि पीपल्स पार्टी लीड कर रही हो और PMLN उनकी अलाइड हो। ये भी एक मतलब बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि अभी तक जिस किस्म की सिंध, जो कि बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिस पे वो क्लेम करते हैं, वहां पे PMLN उनके तमाम मुखालफिन के साथ अलायंस में उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें आप इनको भी सामने रखना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, अच्छा अब थोड़ा सा आप एक तरह अगर रिवाइंड करें टाइम को, तो 9 मई से पहले पीपल्स पार्टी बहुत जोर से डंके बजा रही थी कि जी साउथ पंजाब तो बस तकरीबन पीपल्स पार्टी ने पूरा ले लिया, और हमें हवा भी ऐसी लग रही थी जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल ने मुल्तान और लाहौर में डेरे डाले, और लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब, जो कि पहले एक जमाने में उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा, पंजाब पूरा ही भी रहा है, लेकिन 9 मई होता है, उसके बाद हालात तब्दील होते हैं और फिर एक पार्टी बनती है जो कि एक साउथ पंजाब की बड़ी टावरिंग फिगर लीड कर रही है, और वो है जहांगीर खान तरीन। बिल्कुल। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस तरह के, मतलब अगर आप उनसे कुरेदें पूछें तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो उस तरह का क्लेम अभी नजर नहीं आ रहा कि साउथ पंजाब में IPP के वजूद के बाद वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर हुए हैं, ये कोई माने या ना माने। और बड़ी वजह यही है, जहांगीर खान तरीन अगर एक शख्स की हुकूमत बनवा सकते हैं अपने जहाज उड़ाकर और लोगों के साथ दोस्तियां ताल्लुकात, और फिर दूसरी बात, जहांगीर खान तरीन IPP के ही एक बड़े, जिनका मुझे ओहदा नहीं मालूम, प्रॉब्ली ऑन चौधरी साहब, वो जाके मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तो जमीन साहब, ये जो इस वक्त इत्तेहाद सारे बन रहे हैं सिंध में या बलूचिस्तान में या और दूसरे सूबों में तैयारी हो रही है, अब ये कितना डेंट डाल सकते हैं इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में या दीगर सूबों में जो जहाँ बड़ी जमातें हैं? सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन नादिया साहिबा, ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो IPP के साथ कोई इत्तेहाद बनाना पड़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही इस वक्त डिमांड्स कर रही है जो पीपल्स पार्टी कर रही है, तो इन दोनों जमातों को आप आने वाले दिनों में एक होता देख रही हैं। पंजाब में कुछ काम तो करना पड़ेगा अगर कामयाबी नून लीग के खिलाफ हासिल करनी है। मुझे लगता है वो काम करने का वक्त गुजर गया, बहुत देर हो गई है। पंजाब में काम करने का वक्त आज से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, इवन जब ये हुकूमत में थे तब भी था, लेकिन उन्होंने दे लॉस्ट द टाइम। मुझे ये लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब इतना आपके पास टाइम नहीं है। रह गई इस्तेकाम पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती, बिल्कुल भी नहीं समझती कि इस्तेकाम, जब अगर देखिए अगर नून लीग के फेवर में सारी चीजें जा रही हैं और नून लीग के हक में सारी हवाएं चल रही हैं, उसके रुख पे चल रही हैं, इस्तेहकाम पार्टी का मसला क्या है? आपको याद होगा कि अलीम खान लंदन गए थे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जहांगीर तरीन साहब भी लंदन गए थे, ऑन चौधरी साहब भी जाते रहे, आने पे उनको रिसीव भी किया, जिसपे इस्तेहकाम पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस भी दिया। तो इस्तेहकाम पार्टी और नून लीग की बी टीम है अपेरेंटली, बट शो नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही जो मुझे लगता है, और जो हमने इधर उधर से जो बातें हम तक पहुंची हैं, कि उसने अगर नून लीग के साथ इलेक्शन से पहले ये तासुर दिया कि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी या नून लीग का, ठीक है, यानी इस्तेहकाम पार्टी को हम आने वाले दिनों में हुकूमत में ही बैठा हुआ देखेंगे और हुकूमत से शायद उनकी वो वैल्यू बाकी नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ज़मीर हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बार आपको खुशामदीद कहेंगे और जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद बन रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में। इस वक्त नून लीग बहुत मुतारिक नज़र आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक किसी से इत्तेहाद नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में हम खासा इजाफा होता देख रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने अब उनको सिर्फ 20 दिन का वक्त दिया है कि उसके अंदर अंदर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, वरना फिर उनको अपने निशान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, मजीद भी कुछ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। अब कितना इस वक्त मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस मामले को
लेकर इस पर भी बात करेंगे, और फिर जो इस वक्त सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं ये किस हद तक कारआमद साबित हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के इत्तेहाद हमने इलेक्शन के बाद बनते देखे हैं। तो ज़मीर हैदर साहब, ये जो इस वक्त सिंध में नून लीग की खास तौर पर स्ट्रेटजी है, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से कुछ अरसे पहले वहाँ के मुतल्लिका सियासतदानों को, वहाँ की सियासी जमातों को अपने साथ मिलाना और वहाँ की बड़ी और मजबूत सियासी जमात के खिलाफ एक अलायंस बनाना, तो ये प्रोएक्टिव इस वक्त एक ये सूरत हाल है और स्ट्रेटजी है, या फिर ये इस वक्त क्यों ये इस तरह से किया जा रहा है? ये तो हम इलेक्शन के बाद देखते थे, नंबर गेम पूरा करने के लिए किया जाता था। देखिए, बात यह है कि अभी थोड़ा सा ये कंफर्टेबल होकर आना चाह रहे हैं असेंबलीज में। बाद में तो ठीक है, जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होती है, कुछ छोटी जमातें उनकी तरफ वैसे ही देख रही होती हैं, कुछ बड़ी जमातें भी अलायंस में जाना चाहती हैं, क्योंकि पावर आपको भी मालूम है कि अरबाब किसको पसंद नहीं होती जी। और इतनी कोशिशों के बाद इलेक्शन लड़के और अगर आप फिर भी ऑपोजिशन में ही बैठना है तो फिर वो तकलीफ दे तो होता है, चाहे वो मतलब असेंबली में ही हो, ऑपोजिशन में बैठना इतना आसान काम तो नहीं। तो ये जो इस वक्त अलायंसेस बन रहे हैं और ये PMLN के साथ ज्यादा बन रहे हैं, वो सिर्फ यही वजह है कि PMLN, जैसे जरदारी साहब ने भी कहा कि 172 सीट्स कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन वो कंफर्टेबल होकर आना चाहते हैं। अच्छा, उन लोगों के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ आना चाहते हैं जो आके जब ब्लैकमेलिंग भी कम हो जाती है ना, जब आप कोई मेजॉरिटी पार्टी लेती है, नेशनल असेंबली में आती है और हुकूमत बनाने के लिए उसको कुछ लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो बहुत से हमने वाकयात ऐसे भी देखे हैं कि जो हुकूमत बनाना चाहती है वो ब्लैकमेल भी हो रही होती है। तो इन अलायंसेस का मतलब ये होता है कि आप अगर पावर में आते हैं तो आपको ब्लैकमेल करने वालों की पावर, क्योंकि आपने ज़मीर साहब सही है, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ, ये पॉइंट आपका आगे, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। ये जरदारी साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने अपनी पोजीशन तो क्लियर कर दी, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई दूसरी जमात भी, यानी आपकी जमात भी 172 सीटें नहीं ले सकती। तो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप लोगों की सोच क्या है? ये 172 का मैजिकल फिगर सिंगल हैंडेडली आप लोग अचीव कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका फैसला तो अल्लाह ताला ने और फिर पाकिस्तान की आवाम ने करना है तो कौन सी जमात जो है वो अपने इलेक्शन में कितनी सीटें लेती है, और कोशिश तो हर जमात की है कि वो अक्सरियत ले, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अक्सरियत ले सकें। और इसकी ज़्यादा जो ज़रूरत है, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आवाम भी इस बात को समझ सकें। इसकी ज्यादा जरूरत इसलिए है कि साहब जो 16 माह की हमारी एक मखलूत हुकूमत थी, उसका तजर्बा कोई बहुत खुशगवार नहीं रहा, और उसमें जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके जायज व नाजायज मुतालबात भी आपको मानने पड़ते हैं। नाजायज से मुराद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मावरा आईन या कोई मावरा कानून, लेकिन मनपसंद वजारतें, उन वजारतों के मातहत जो महकमे हैं वहाँ पे मनपसंद तकर्रियाँ, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंडिपेंडेंटली वो फैसले नहीं कर सकते जो कि एक जमात कर सकती है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो अवामी मकबूलियत है और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सबका अदवार में कारकर्दगी रही है बतौर वज़ीर आज़म, उन अदवार में जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है और जो प्रोजेक्ट्स अवाम को दिए हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरा यकीन है, और उसके बाद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि अवाम एक दफा फिर मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत देंगे, और ये वक्त की जरूरत है। मैं बता चुका हूँ कि मखलूत हुकूमत में आपके हाथ पाँव बंधे होते हैं, आप इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते, जिसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो मुल्क। लेकिन तारिक साहब, कल जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि उन्होंने तो बड़े मुफीद मशवरे, ऐसे मशवरे जिससे मईशत को फ़ायदा हो सकता था, वो शहबाज शरीफ साहब को दिए, लेकिन उनके मशवरों को नज़रअंदाज किया गया। फिर बिलावल साहब कहते हैं कि ये महंगाई जो हुई है, जो मईशत की ख़राबी हुई है, वो तो उन्होंने आपको महंगाई लीग का तमगा दे दिया है। फिर वो कहते हैं कि आप लोग की चूँकि तवज्जो पूरी इंतकामी सियासत पर थी, तो इसलिए मईशत की बेहतरी के लिए एक आम आदमी के बारे में उस दौर में सोचा ही नहीं गया। आप देखें ना कि जो मखलूत या इत्तेहादी हुकूमत का जो मैं रोना रो रहा हूँ आपके सामने, और उसके जो नुकसान आपको बता रहा हूँ, उसका एक सबसे बड़ा नुकसान अभी खुद आप जिक्र कर रहे हैं कि 16 माह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत का हिस्सा रही, बिल्कुल हुकूमत के मजे भी लेती रही,
मनपसंद वजारतें भी उनके पास रही। उस वक्त उन्हें हुकूमत में कोई कीड़े नजर नहीं आए, वो हर पॉलिसी का हिस्सा रहे और अपने तमाम तर मराद लेते रहे। और अब जब हुकूमत खत्म हुई है तो वो उसी हुकूमत में कीड़े निकालना शुरू हो गए। भाई अगर ये बातें आपको उस वक्त नजर आ रही थी तो आपके कितने मेंबरान थे जो काबीना के मेंबर थे उस वक्त? तो मुझे कैबिनेट मीटिंग का कोई एक रिकॉर्ड उठा के देख लें जिसमें किसी हुकूमती पॉलिसी के ऊपर बिलावल साहब की तनकीद हो और या जरदारी साहब का कोई मशवरा थ्रू देयर पार्टी मेंबर्स आया हो और शहबाज शरीफ साहब ने उसको रद्द किया हो। मियां शहबाज शरीफ साहब जैसा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और साथियों को साथ लेके चलने वाला प्राइम मिनिस्टर वो शायद ही कोई हो। उन्होंने ताजियों को राजी भी रखा, पाकिस्तान को भी आगे लेके गए, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और मईशत पाकिस्तान की 16 माह में ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज तो आप नहीं ले सकते थे, लेकिन जिस कदर मुमकिन हुआ उन्होंने मुल्क की खिदमत की, इत्तेहादियों को एतमाद में लेके साथ चलते रहे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इत्तेहादी जब तक तो इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त तक तो। लेकिन तारिक साहब ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आपकी रही उससे जो ओवरऑल मुल्क की एक हालत थी डिफॉल्ट वाली उससे तो मुल्क निकल आया, लेकिन एक आम आदमी पर जो बोझ पड़ा अब अगर आपकी हुकूमत आती है तो वो उस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कितनी मुख्तलिफ होंगी कि उस एक आम आदमी पर बोझ ना पड़े, उसकी हालत भी थोड़ी बेहतर हो चुकी है। अभी भी आप IMF प्रोग्राम में आने वाली जो भी फाइनेंशियल टीम होगी वो भी IMF प्रोग्राम में जाएगी, तो इस प्रोग्राम में रहते हुए फिर कैसे एक आम आदमी के लिए आप सहूलत या रिलीफ का इंतजाम करेंगे? देखिए महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, मैं आपको एक दूसरे एंगल से जवाब देता हूँ। पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग सस्टेन कैसे कर रहे हैं और कैसे जो बाकी अक़वाम आलम है वो कैसे इस महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को रिसोर्सेज भी बना के दिए हैं, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया है, लोगों के लिए वसाइल पैदा किए हैं, लोगों के लिए अपनी जरिया माश बढ़ाने के जो तरीके हैं वो उन्होंने लोगों के लिए बेहतर फराम किए हैं, अपनी कौम को बनाया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब के सबका दौर में रोटी अगर 3 रुपए की थी और अब जो है वो 25 रुपए की है तो हम दोबारा रोटी फौरन 3 रुपए की कर देंगे। मुश्किल है, मुझे भी पता है बहुत मुश्किल है। यकीनन अब महंगाई है, पूरे दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान में बढ़ी हैं, लेकिन आप अपने लोगों को कम से कम अपने पाँव पे तो खड़ा करें। और तारिक साहब अभी तो शायद सूरत हाल ऐसी है कि आप ये कहने से भी गुरेज कर रहे हैं कि उसको हम 25 पर ही रोक देंगे, यानी अभी ये भी नहीं पता कि आप 25 पर रोक भी पाएंगे या फिर ये और बढ़ते हुए 30, 35, 40 तक पहुंच जाएगी। मैं रोटी की कीमत पे तो नहीं उस तरह अभी बात कर रहा था, मैं आपको मिसाल दे रहा था। जी जी बिल्कुल। कि तमाम कीमतें जो है शायद वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर पे ना जा सकें, लेकिन जिस हद तक कंट्रोल हो सके वो भी करेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अपने नौजवानों के लिए, अपने जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, छोटे छोटे हमारे दुकानदार हैं, छोटे सनतकार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, आपके किसान हैं, उनके लिए आप ऐसे मौके तो फराहम करें कि वो कुछ एक इज्जत की और सुकून की जिंदगी गुजार सके। और अपने तो तारिक साहब ये एक हकीकत से करीब तर तस्वीर आप हमें इस वक्त दिखा रहे हैं मुस्तकबिल की, वो कोई आप सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहे जो आमतौर पर जलसों में और इलेक्शन कैंपेन्स में दिखाए जाते हैं। तो ये जो एक बड़ी तगड़ी सी बहुत लंबी चौड़ी मंशूर कमेटी आप लोगों ने बनाई है जिसमें कोई 40-43 के करीब लोग हैं, तो ये इस कमेटी ये इन तमाम पॉइंट्स पर काम कर रही है, ये नुकात उसमें शामिल है, यानी हकीकत से करीब तर एक मंशूर आएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, या फिर उसमें वही बड़े बड़े दावे होंगे और बड़े बड़े ख्वाब होंगे जो फिर बाद में अमली जामा नहीं पहन पाते? देखिए वो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है कि जिसने लीड ली है और जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक अपनी एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज है वो मुख्तब कर रही है। मैं खुद उस मंशूर कमेटी का हिस्सा हूँ। अच्छा। और हम उस पर बाकायदा सब कमेटीज बना के बड़े मुफस्सल तरीके से काम कर रहे हैं। हकीकत में मबनी हमारा मंशूर होगा, टाइम लाइन के साथ होगा। हम अपनी पॉलिसीज पहले इंशाल्लाह ताला आवाम को देंगे कि हम इस तरह पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस और मसाइल हैं उनसे नबुर्द आज़मा होंगे, और ये बड़ा साइंटिफिक तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलें मैं आपके वापस भी आता हूँ तारिक साहब। अब हाफिज़ हसन साहब, ये इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हमें, और नून लीग भी हमें ज़ाहिर तस्वीर दिखा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो अगले 10-15 दिन हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी पीर को भी उनकी एक समाअत है। अब जब तक कि नाअहली नहीं ख़त्म होती तो उस वक्त तक मियां साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के तो कैंडिडेट हो ही नहीं सकते। अगले 10 से 15 दिन में आप उनके इस मामले को किस तरफ जाता देख रहे हैं कानूनी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त दो उन्हें लीगल चैलेंजेस जो है, एक उनका लीगल चैलेंजेस वो है कि जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके 2 केसेस पड़े हुए हैं,
एक अल अजीजिया वाला है जिसके अंदर उन्हें 10 साल की सजा है, और दूसरा एवनफील्ड वाला है जिसमें उन्हें 7 साल की सजा है। अगर इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इस वक्त उनकी सस्पेंशन तो मौजूद है, लेकिन वो सस्पेंशन जो है वो इक्विटल का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। अब उस रिप्लेसमेंट को करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो अब हेयरिंग जो है मंडे से स्टार्ट हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इसका मुकम्मल होना और मियां साहब का इक्विटल होना इन दोनों केसेस के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों केसेस के अंदर वो इक्विट होते हैं, जिस तरह 10 दिसंबर से पहले उन्हें होना चाहिए, चूंकि उसके बाद एक स्केड्यूल जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो सबमिट किया है कि 5 दिसंबर को हम सारी जो डिलिमिटेशंस वाला प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। 30 को उन्होंने डेट दी है और 5 दिन उन्होंने कहा इस प्रोसेस को लगेंगे, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी की डेट है उसका एक इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जाएगा जो 56 से 58 दिन पे मुहित होगा। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मियां साहब को 10 दिसंबर से पहले जो है अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो केसेस हैं उनसे उनको इक्विटल चाहिए। अगर वो इक्विटल होगी तो उस सूरत के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शेड्यूल जारी करेगी उसके अंदर अपने पेपर्स जो है वो सबमिट करवाएंगे। अब दूसरा जो इशू उनके लिए एक बड़ा लीगल चैलेंज आएगा वो आएगा पनामा की जो जजमेंट है, और उस जजमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक और 2018 की जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जितनी देर तक आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक आप डिस्क्वालीफाई है, और वो उन्होंने 62(1)(f) के अंदर मियां साहब इस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो लाइफ टाइम उनके ऊपर बैन लगा हुआ है या डिस्क्वालीफाई है। अब उसके अंदर ये है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उन्होंने सेक्शन 232 के अंदर अमेंडमेंट तो की है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है, और साथ ये कहा है कि जिसके अंदर लॉ के अंदर मियाद का जिक्र नहीं है, अगर वो मियाद नहीं है तो उससे समझा जाएगा कि 5 साल उसकी मियाद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 2017 की या 18 की जो मियां साहब के खिलाफ है वो सारी चीजें लेके, तो अगर मियां साहब पेपर जमा करवाते हैं तो दूसरी साइड ऑब्जेक्शन करेगी और मामला हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज का फैसला करेगी कि क्या 2017 या 18 की जजमेंट है उसको सेक्शन 232 जो इलेक्शन एक्ट का है उसको नलिफाई कर सकता है। इसका मतलब ये 15 से 20 दिन से ज्यादा टाइम टेकिंग है, अभी इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं, और इस दौरान इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है वो आ जाएगा, कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख भी गुजर सकती है। नहीं, जो पहला प्रोसेस है उसके लिए तो उनकी इक्विटल का होना जरूरी है जो दिसंबर 8 या 10 से स्टार्ट होगा, और दूसरा ये है कि चूंकि जब उनके पेपर सबमिट हो जाएंगे तो वो जो रिजल्ट्स हैं या रिजल्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी वो 8 फरवरी से पहले आएगा। क्योंकि जब आपके पेपर जमा हो जाए और उसके बाद अगर वो चैलेंज भी होते रहे और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए तो आपके पास वो टाइम तो होता है, लेकिन जो डेट इलेक्शन डे की है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगी कि मियां साहब की जो 232 का बेनिफिट ले सकते हैं इलेक्शन एक्ट का या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 232 इलेक्शन एक्ट का बेनिफिट मियां साहब को मिल सकता है तो मियां साहब पाकिस्तान का जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके अंदर उनको वोट डाल सकेंगे अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करती है कि मियां साहब इनएलिजिबल है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिडंडेंट नहीं किया जा सकता लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली, और इसका इफेक्ट भी जो है रिट्रोस्पेक्टिव इन अमेंडमेंट्स का नहीं दिया जा सकता, तो फिर मियां साहब जो है वो पाकिस्तान का जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें ऊपर एक एज ए कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों चीजें, एक वो है जो आपके सामने चलें बड़ी तफसील के साथ आपने पॉइंट रखा, और अभी मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा तो वो इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 20 दिन का वक्त दिया उस पर भी थोड़ी सी आपसे ज़रा कानूनी राय लेनी है और उस मामले पर भी ज़रा थोड़ी आपसे वजाहत लेनी है। तो अब ज़मीर हैदर साहब, ये इस वक्त जो बड़ी वजाहत के साथ बड़ी तफसील के साथ हाफिज़ एहसान साहब ने सूरत हाल बयान कर दी मियां साहब के कानूनी चैलेंजेस की, अब ये अगले 15-20 दिन में, और फिर ज़ाहिर है कि वो फैसले का वक्त तो 8 फरवरी से पहले भी है, तो अब ये अदालत पर मुनहसर है कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते। देखिए, ये तो वाज़ेह तौर पर जिस तरह अभी हाफिज एहसान साहब ने बताई हैं बातें, ये अब है तो मामला अदालत के पास और अदालत ने ही ये फैसला करना है। अब देखना ये है कि अदालत को स्पीड कितना पकड़वा सकती है PMLN कि ये चीजें बाकायदा इस शेड्यूल अनाउंस होने से पहले ना हो जाए, क्लियर हो जाए, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकें, क्योंकि PMLN में अब जो पहले जो एक तासुर था
कि जी मियाँ शहबाज शरीफ भी अगर जीत जाते हैं तो वो वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन अब वो शायद खत्म हो चुका हुआ है। क्योंकि मैं सुन रहा था कोई PMLN की सीनियर लीडरशिप यही कह रही थी कि जी शहबाज शरीफ हमारे अब CM के कैंडिडेट ही होंगे। अच्छा, तो उनको अगर जानबूझकर बड़े भाई ने फेल करवा दिया, या भतीजी भी कहती है कि जी हमारी हुकूमत तो खत्म हो गई थी 2017 में, तो उसके बाद से लेकर अब तक के हम जवाबदेह नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जबकि ज़मीन साहब वो 17 में भी सिर्फ मियाँ साहब हटे थे, पार्टी पॉलिसी, हुकूमत की पॉलिसी और कैबिनेट और असेंबली तो चल रही थी, वो तो उसने तो अपनी मुद्दत पूरी की शाहिद खाकान साहब की लीडरशिप में। यही तो बात है ना कि लेकिन वो कहते हैं कि जी नहीं 2017 जुलाई 2017, सो प्रोबब्ली इट वाज 27 जुलाई इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। तो वो एक है, तो ये बात है। अब जो 16 महीने जो पिछले थे उसमें अगर जो भी इस वक्त अवाम तंग है, परेशान है, वो इसी 16 महीने का शाखसाना है। और तवक्को ये की जा रही थी कि जी जो शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम होंगे, उनके साथ पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, उसके बाद इसहाक डार साहब अगर जो थे, तो आसानियां पैदा होती। क्योंकि अगर आपको याद हो, और बात मई के 2022 मई के आखिरी हफ्ते में 2022 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसके मुताबिक प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो थी वो इट वाज शेड्यूल्ड टू बी 5.9% 2021-22 की। तो ये चीजें सबको मालूम है कि उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था, डॉलर का रेट क्या था, महंगाई की शरह क्या थी, ग्रोथ कितनी चल रही थी, एक्सपोर्ट्स कहाँ पे थी, रेमिटेंसेस कहाँ पे थी। तो उसके बाद जो हुए तो वो ये कहते हैं कि जी नहीं, ये तो सब कुछ तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ था, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था। चलें हम मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट से बचाया तो जो कॉस्ट आपने पे की, वो जिसपे वो कहते हैं कि जी हमने रियासत बचाई अपनी सियासत कुर्बान करके, तो आवाम जब वो वोट डालने जाएगी अब 8 फरवरी को, तो उस वक्त वो उनके ज़हन में चीजें अभी फ्रेश होंगी। ये 2017 की कहानी नहीं होगी, ये 2022 9 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड की कहानी होगी, जिसके ऊपर आवाम जज करेगी। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम जमातों को मालूम है कि अवाम हमें उसी तारीख से जज करेगी कि हमने उसके बाद जब पावर संभाली तो हमने क्या डिलीवर किया अवाम को। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही, और शायद इसीलिए अब इन 16 महीनों को हर जमात, हर पार्टी इस वक्त डिसोन कर रही है और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डालने की कोशिश करी। हाफिज हसन साहब, ये आने वाले इलेक्शन अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्या अगर लड़ती है जितनी महदूद हैसियत में भी, तो ये बल्ले के निशान के बगैर ही लड़ने पड़ेंगे? ये 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना, वो पूरा एक सिस्टम तरतीब देना, वो तो ज़ाहिर है मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, और फिर चेयरमैन की चेयरमैनशिप भी जाएगी इसके नतीजे में। देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे इन पॉलिटिकल पार्टीज को एनलिस्ट करना और इनके जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करना, और जो इनके ऊपर सर्टेन कंडीशंस हैं उनको देखना कि क्या फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 200 है, 200 से लेके 215 तक जो है, वो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एलिस्टमेंट को, उनके इलेक्शन प्रोसेस को डील करता है। और उसके अंदर कहता ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड होगी, वो अपने ऑफिस बैरियर्स की लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को देगी, और उसके बाद उसे 5 साल के अंदर इलेक्शन जो है वो अगले करवाने होंगे। अब ये मामला जो है ये मई 2021 से जो है वो इस मुल्क के अंदर चल रहा है, PTI का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और 12 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ चीजें उनकी एक्सेप्ट करती है, कुछ कहती है एडवाइस करती है, कभी शो कॉज करती है। अब उन शो कॉज के नतीजे में अब 2 चीजें आई हैं। एक ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनका एक इलेक्शन का प्रोसेस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है, जो सेक्शन 209 के नीचे है, वो ये है कि जिस पार्टी का एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना होता है कि आपकी एनलिस्टमेंट के बाद आपने 5 साल के अंदर जो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक करवाए हैं, वो रूल 158 है इलेक्शन एक्ट के नीचे जो बने हुए हैं 2017 के, वो एक सर्टिफिकेट मस्ट है। अब वो सर्टिफिकेट जितनी देर तक इशू नहीं होता उतनी देर तक 215 के नीचे जो है वो आपको इलेक्शन सिंबल जो है वो नहीं मिल सकता।
और जब आपको इलेक्शन सिंबल नहीं मिल सकता तो मतलब ये है कि एज पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आप पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं आ सकते। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिसाइड तो किया है, लेकिन उन्होंने एक और 20 दिन का पीरियड दिया है। अब उस 20 दिन के पीरियड के अंदर इसको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया जाता है तो वापस फिर मामला इलेक्शन कमीशन में भी आएगा, चूंकि ये उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, और इसके अंदर बहुत कम हमारी कोर्ट्स जो है वो इंटरवीन करती हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं करते 20 दिन के अंदर तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि मैं लीगली जस्टिफाई हूं कि मैं आपको इलेक्शन सिंबल ना दूं। और पीटीआई की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो इलेक्शन करवाना इस वक्त नहीं है, बल्कि मुश्किल ये है कि इलेक्शन जब आप करवाते हैं तो आप पार्टी के अंदर सिर्फ वही कंटेस्ट कर सकते हैं जो कन्विक्टेड ना हो। और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कन्विक्टेड शख्स है वो ना पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। ठीक है, चले भाभी साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल बस चंद लम्हात का रह गया तो मैं चाह रहा हूँ इस पर एक क्लोजिंग रिमार्क्स ज़मीर साहब से मिलूँ। ज़मीर साहब, इसका मतलब कि आने वाले इलेक्शन में हम ये इस बात के इम्कान कम ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कंटेस्ट करते देखें, चूँकि 20 दिन में जो कुछ होना है शायद वो बड़ा मुश्किल और करीब करीब नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन अगले रोज मैं पीटीआई के वकीलों की गुफ्तगू सुन रहा था, वो इसको कंटेस्ट करने भी जा रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये अभी इलेक्शन मेरे ख्याल में बहुत कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, पहले हो भी चुके हुए हैं, तो ये एक जानबूझकर इलेक्शन कमीशन जो है पीटीआई को तंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितने भी लोग हैं, जितने बाहर हैं, जिनके खिलाफ केसेस नहीं है या जो कॉन्विक्ट नहीं है, मेरा ख्याल में अभी तक कॉन्विक्ट तो क्योंकि मामला तो सबके तकरीबन अदालतों में चल रहे हैं, कॉन्विक्ट तो ऐसा सच कोई नहीं है जिसको बाकायदा सजा हो चुकी भी हो। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाकर इनको फौरी तौर पर जो है वो जमा करवा देना चाहिए अगर इफ दे वांट टू बी रेलेवेंट इन नेक्स्ट। और बल्ला एक बहुत इंपॉर्टेंट निशान है और अवाम को शायद अगर जो पढ़ा लिखा नहीं भी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब, हाफिज़ अहमद साहब, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। तारिक फजल चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया, वो भी गुज़िश्ता हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।